तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब दो वीक एसिड लेते हैं तो उनका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखा, मतलब 2 वीक एसिड के केसेस। और आगे चल के हम लोगों ने ये भी सीखा उस लेक्चर में कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वीक एसिड के को लेते तो क्या करना होता है। अब आज के लेक्चर में हम लोग डाइप्रोटिक वीक एसिड के केस को समझते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, आपके पास एग्जाम्पल डाइप्रोटिक वीक एसिड का केस। डाइप्रोटिक का मतलब ये है कि ये मतलब आपके पास 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये इसको बोल सकते हैं आप डाइबेसिक वीक एसिड। ऐसे एसिड जो 2 H+ को डोनेट करेंगे, मतलब प्रोटिक का मतलब होता है H+, तो ऐसे एसिड जो 2 H+ को रिलीज करेंगे उसका केस हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये 2 H+ देने वाले हैं, तो अभी 2 H+ देगा और ये वीक एसिड है तो दोनों मतलब 2 बार H+ आएगा और दोनों रिएक्शन का K जो होगा वो अलग अलग होगा। तो मैं लिख के दिखाता हूं कैसे होगा। देखो, पहले हम लोग H2A लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब डबल हाइड्रोजन होगा तो ये बाहर निकलेगा। तो पहले H+ एंड Ha-, ठीक है। ये फिर ये जो Ha- है इससे बनेगा H+ एंड A2-, ठीक है, डबल लोन पर आएगा, ये रिएक्शन होगा। इसमें क्या क्या दिया होगा पहले ये समझ लेते हैं। C गिवन होगा, C आपके पास क्या होगा इसमें, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, ये गिवन होगा। ये 2 डिफरेंट रिएक्शन है और ये 2 इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब दोनों रिएक्शन एक दूसरे से अलग है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, तो दोनों रिएक्शन का K भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसमें मान लेते Ka1 क्या होगा, ये होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है ये। और दूसरा आपके पास क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। तो 2 रिएक्शन है, दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, K1 एंड K2 दे रखा है, ठीक है। ये इस रिएक्शन को मैं लिखने जा रहा हूं, पहले इसको ध्यान से देखना लिखते कैसे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, इसका लिखने में ही सारा ट्रिक है और इसी पे आगे सब कुछ डिपेंड करेगा। बहुत ध्यान से देखना कैसे इन रिएक्शंस को अप्रोच करेंगे ये, क्योंकि आप मतलब आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में ना आए, पर इसको ध्यान से समझना और आगे ऐसा कई बार होता रहेगा तो धीरे धीरे आपको नॉर्मल लगेगा ये। तो कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ C है, ठीक है। ये पहला रिएक्शन होगा, ये ऐसा नहीं कि ये अपना, अरे भाई जब ये बनेगा तभी तो अगला चलेगा ना। डाइप्रोटिक का मतलब पहले H+ देगा फिर दोबारा H+ देगा, पहले ये रिएक्शन होगा फिर ये होगा, ये ध्यान रखना। तो पहले ये कराते हैं तो क्या होगा, C-C(α1), पहले वाले रिएक्शन का हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेते हैं α1 और दूसरे वाले के लेते हैं α2, ठीक है। तो पहले वाले रिएक्शन का हम लोग लेते हैं डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेते हैं α1, पहले वाले का हम लोग लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1, तो C(α1) और C(α1), ठीक है। ये तो पहला वाला रिएक्शन हो गया। अब ये C(α1) बना तो ये रिएक्शन अब यहां से स्टार्ट होगा, तो इसके लिए तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसके लिए तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये इक्विलिब्रियम पे देखते क्या होगा। देखो, हम लोग ऐसा नहीं कि भाई तुरंत छोड़ दिया तुरंत देख लिया, हमने क्या किया, इस एसिड को पानी में डाल दिया, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ा, आराम से देखते आराम से कि फाइनली जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हड़बड़। अरे इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए, पूरा टाइम देंगे रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आने का, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं लोग कई बार दिमाग लगाते सर ये वो, अरे नहीं, पूरा मतलब छोड़ दिया, आराम से देख रहे हैं, ये बन गया। अब ये रिएक्शन भी टूटेगा। तो अब देखो ये C(α1)
इसका हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 ले रहे हैं, हम लोग इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका अल्फा 1 इसका अल्फा 2, तो नीचे वाले का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 लेते हैं। तो देखो समझो, इसका ये इनिशियल यही है, मतलब होता क्या है, देखो जो इनिशियल होता है उसमें अल्फा मल्टीप्लाई होता है, इसके लिए तो शुरुआत तो भाई इसी से हो रही है, तो इसमें अल्फा 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये होगा माइनस सी अल्फा 1 अल्फा 2, तो इसके लिए यही इनिशियल है और उसमें अल्फा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा सी अल्फा 1 अल्फा 2 सी अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, आप देखो समझते कैसे लिखेंगे। देखो H प्लस यहाँ से इतना बनना है, यहाँ से इतना बनना है, तो जैसे H प्लस की टोटल वैल्यू लिखी जाती है तो पूरा सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, तो पूरा लिखना होगा, तो सी अल्फा 1 अल्फा 2 या प्लस सी अल्फा 1, अरे एक ही कॉमन सॉल्यूशन है तो वहाँ, अब देखो ये कंज्यूम हो गया तो यहाँ पे कम हो रहा है, अरे एक ही सॉल्यूशन है ना, तो ये जो है ये तो एक ही बताया जाएगा कितना है, तो जब कम हो गया तो यहाँ पे भी आपको माइनस करना है, तो समझ में आया होगा, ये आपको माइनस करना है, तो ये पूरा रिएक्शन लिखने का तरीका होगा, क्योंकि ये कंज्यूम हुआ माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस करना है, ये एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फॉर्म करना है। ठीक है, ये हुआ, अब यहाँ पे ये सब चीजें लिख लिया होगा, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है और इसका कांस्टेंट Ka1 है। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है। ठीक है, ये दो चीजें लिख लेते हैं। अब एक बात को ध्यान रखना है, देखो होता क्या है कि वीक एसिड होता है तो उसका अल्फा वैसे 0.1 से छोटा होता है। ठीक है, अल्फा मतलब उसका अल्फा 1 से तो छोटा होता है, मतलब वीक एसिड का मतलब क्या होता है, जिसका अल्फा 1 से छोटा है, तो इसका अल्फा 1 से छोटा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, पर होगा क्या कि ये पहला वाला रिएक्शन में भी अल्फा 1 से छोटा रहेगा, इसका क्या होगा कांस्टेंट Ka1, इस पे देखो चार्ज क्या आ रहा है माइनस, इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, इसमें पहला वाला रिएक्शन अगर हो भी गया तो दूसरा वाला होना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, फिर दूसरे वाले का जो K होता है वो नॉर्मली काफी छोटा होता है। क्यों, देखो होता क्या है, न्यूट्रल से माइनस जाना मतलब ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर माइनस से वो न्यूट्रल आना चाहता है, मतलब माइनस से न्यूट्रल आना चाहता है, आप उसको डबल माइनस लेके जा रहे हो, तो माइनस से डबल माइनस जाना उतना इजी नहीं होता है, तो नॉर्मली Ka2 की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो मैं आपको देखो बताना क्या चाह रहा हूँ, बताने चाह रहा हूँ कि Ka2 की वैल्यू क्या होती है, K1 से नॉर्मली मतलब ये हमेशा रहेगा, हमेशा बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, Ka2 की वैल्यू K1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, K2 बहुत ज़्यादा छोटा होता है K1 से। ठीक है, अगर Ka2 की वैल्यू मतलब K2 क्या है आपका Ka1 से क्या है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अगर Ka2 बहुत ज़्यादा छोटा है तो देखो होगा क्या कि जो अल्फा 2 है फिर वो अल्फा 1 से छोटा होगा। अरे आपके पास जब Ka जब छोटा है तो रिएक्शन मतलब K जितना छोटा होगा रिएक्शन उतना कम प्रोसीड करेगा, तो मतलब अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होगी, ये ऑलवेज रहेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल केस बता रहा हूँ, ये आपको ऑलवेज करना है। अब देखो है क्या, अल्फा 1 तो खुद 1 से छोटा है, अरे अल्फा वीक एसिड तो खुद 1 से छोटा है, तो और अल्फा 1 से भी अल्फा 2 बहुत छोटा है, तो 1 से क्या होगा मतलब अल्फा 2 जो होगा जो 1 से भी बहुत छोटा होगा ऑलवेज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, अल्फा 2 हमेशा 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 माइनस अल्फा 2 1 होगा, 1 प्लस अल्फा 2 भी 1 होगा ऑलवेज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, इसको लिख लो पहले, और अब यहां पे कुछ चेंजेस करते हैं। देखो सी अल्फा 1 मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 2 तो 1 होता है, तो ये दोबारा सी अल्फा 1 बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी सी अल्फा 1 कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा 2, तो दोबारा सी अल्फा 1 बन जाएगा। वैसे इसको करोगे तो ये भी सी अल्फा 1 बन जाएगा और ये भी सी अल्फा 1 बन जाएगा, आप करके देख लो यही बनेगा। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने इसका यूज किया और ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप गौर करो कि जो H प्लस जो है
वो सिर्फ C इंटू अल्फा वन है, ठीक है। अल्फा वन क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, और C क्या इनिशियल कंसंट्रेशन। या आप समझो जो दूसरा वाला जो रिएक्शन से जो ये आ रहा था ये तो इग्नोर हो गया नियरली, बस आंसर तो यही है ना। ये देखो H प्लस क्या है, पहले देखो पहले वाले से इतना आ रहा था और दूसरे वाले से इतना, तो पहला वाला ही बचा। इसका मतलब कि जब कोई डाइप्रोटिक वीक एसिड होता है तो ऐसे रिएक्शन में जो पीएच जो होता है वो सिर्फ पहला वाला स्टेप कंट्रोल करता है, क्योंकि सेकेंड वाले स्टेप का के काफी छोटा होता है तो वो मेनली पीएच को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात, इसमें नीचे लिखते हैं, नीचे लिखो, लिखो इसमें लिखो इन केस ऑफ डाइप्रोटिक वीक एसिड pH is controlled only by first step. In this type of acid, dissociation constant of first reaction is very large as compared to dissociation constant of second reaction. So amount of H plus is controlled mainly by first step. So pH is decided only by first step. तो pH जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, पहला स्टेप, ठीक है। पहले वाले स्टेप से pH आपका डिसाइड होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, पहले वाले स्टेप से आपका pH डिसाइड हो गया, वो आपका आ गया, ठीक है। ये अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे होगा। तो देखो आपको लोगों को जैसे पहले पता है कि अल्फा नहीं दिया रहता, अल्फा निकालना होता है, तो ठीक है। अब करते हैं, देखो क्या क्या कर सकते हैं, पीएच कैसे निकलेगा। मैंने यहां से C1 कॉमन ले लिया, तो C कॉमन ले लिया। चलो इसमें वही क्वेश्चन है जो हम लोगों को पहले वीक, देखो ये क्वेश्चन वही, आप अगर गौर करो ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा जैसा वीक एसिड के लिए आया, ठीक है। अब आगे जो करने वाले वही है कि अगर अल्फा वन की वैल्यू 0.1 से छोटा है, तो नहीं छोटा होगा तो पूरा सॉल्व करना होगा, और अगर छोटा है तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये वही है। देखो आपको क्वेश्चन में क्या होगा समझो, Ka1 दिया रहेगा, C दिया रहेगा, सॉल्व करना, अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, रख देना तो H प्लस आ जाएगा, बस। तो इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर, देखो पीछे जो यूज किया है वो ऑलवेज था, वो कोई स्पेशल केस नहीं था कि अल्फा 2 हमेशा अल्फा 1 से छोटा ही होगा। ये अब कुछ केस एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा 1 क्या होगा, वो होगा अंडर रूट टाइम Ka1 बाई सी, ठीक है। तो अल्फा 1 क्या होगा, वो होगा अंडर रूट टाइम Ka1 बाई सी, तो ये आएगा। तो देखो इसमें फॉर्मूला वही बन रहा है जो हम लोगों को वीक एसिड वाला फॉर्मूला था। तो ठीक है, इसमें नीचे लिख लो, फिर से लिखो इन केस ऑफ डाइप्रोटिक वीक एसिड पीएच इज मेनली कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, पीएच इससे आ जाएगा, अल्फा 1 इससे आ जाएगा, अल्फा 2 भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अल्फा 2 कैसे निकले, अल्फा 2 भी पूछा जा सकता है। सेकेंड वाले स्टेप को लिखते हैं। सेकेंड वाले स्टेप से भी अल्फा 2 निकल सकता है अगर मान लो पूछा तो।
पहले मैं एक काम करता हूं कि इन दोनों के वैल्यू को पुट कर देता हूं, ठीक है। तो अल्फा वन हमने पहले निकाल लिया है। अरे ये इसी की वैल्यू तो ये है ना, ये तो अल्फा वन पहले निकाल लिया, पुट करेंगे अल्फा टू भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अल्फा वन अल्फा टू दोनों मिल गया है और H प्लस भी मिल गया है। तो बस ये हमारा इसके आंसर होंगे जो पूछा जा सकता है, ठीक है। ये याद रखना कि K2 जो होगा वो इस अनायन के इक्वल होता है, ठीक है। ये पर ये चीजें ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ वीक एसिड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इनको और अच्छे से समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए चलो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो गिवन है, ठीक है। K2 की वैल्यू वैसे बहुत छोटी होगी, इसमें सारा अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई हो गई है। करते देखो क्या क्या है इसमें, तो लिख के आप देख सकते हो, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। देखो H प्लस क्या था, अंडर रूट टाइम Ka1 इंटू सी, यही आ रहा था तो रख देते हैं। तो pH आया 3.5, ठीक है। ये अगर आप HS माइनस की मतलब चलो अल्फा निकाल लेते हैं पहले, तो अल्फा क्या होगा, (10⁻³ अल्फा वन। एंड HS माइनस की वैल्यू भी C अल्फा वन ही आ रहा था, आप देखो उसमें वैसे H प्लस एंड HS माइनस सेम ही आता है, ठीक है, तो वही सेम रहेगा। और क्या पूछा, H2 माइनस, तो H2 माइनस तो आपको पता ही होता है कि Ka2 के इक्वल होता है, दैट इज 10⁻⁻10, ठीक है। अब H2 माइनस होता है कि ये होता है C अल्फा वन अल्फा टू, दैट इज 10⁻⁻10। तो C कितना गिवन है, 10⁻⁻2 गिवन है, अल्फा वन ये गिवन है और अल्फा टू निकालना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा।
अब हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद फिर हम लोगों का एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर सॉल्ट पे चलेंगे। तो 2 क्वेश्चन लेकिन उस पे जाने के पहले करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक देखो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन करता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक डाइप्रोटिक वीक एसिड लेता हूं, तो कैसे उसको अप्रोच करेंगे ये समझते हैं। K1 एंड K2 ऑफ H2SR, ठीक है, दिया है। इतनी चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। देखो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो पीएच को कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है। इसमें नीचे लिखो, देखो इन दिस केस पीएच इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, ठीक है। पीएच का कंट्रोल वही करेगा, तो कैसे होगा, इसका पीएच आपके पास 1 आएगा, ठीक है। ये अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछा है तो इसको निकालने का एक तरीका, एक ट्रिक मैं बताता हूं। अगर ये पूछा है तो कैसे करते, देखो ये Ka1 है, इसका कांस्टेंट Ka2, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। आपको पता होगा अगर 2 रिएक्शन को ऐड करते तो K मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर सीधा सीधा ये पूछा है तो अब ये देखो एक बात ध्यान रखना है कि इसमें H+ का जो कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के पास है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सीधा सीधा यूज करते हैं। देखो दोनों H+ मतलब Ka को रखते हैं तो ये क्या होगा 10⁻⁻15 Ka को रख के, तो ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। ये अब चलो इसमें α1 एंड α2 भी निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखना कि ऐसे रिएक्शंस में पीएच का जो कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के पास रहता है, उसे से आता है। अब देखो क्या होगा, ये तो होगा इससे। अब ध्यान रखो कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी दिया है तो इसलिए 0.1 आपको और करना है। और जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके प्रेजेंस में वीक एसिड का अल्फा डिक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू होगी ये कन्फर्म 0.1 से कम होगा, कन्फर्म, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ये अल्फा डिक्रीज कर जाएगा। तो इसमें 0.1 कॉमन ले लो तो 0.1 ही, अरे कॉमन ले लो तो 1 माइनस α1, तो ये क्या आएगा 0.1। इसमें 0.1 कॉमन ले लो तो ये भी 0.1,
ठीक, तो देखो कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं अल्फा 2। अल्फा 1 वही था 10⁻⁴। देखो ये रिएक्शन होगा इसमें। अब कैसे निकलेगा, देखो HS माइनस तो वही था, HS माइनस था आपका जो स्टार्ट हो रहा था वो तो 0.1 इंटू अल्फा 1, तो मेरे हिसाब से ये 10⁻⁵ आएगा, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होगा। और अल्फा 1 मैंने निकाल लिया था ये। अब देखो 10⁻⁵ माइनस 10⁻⁵ इंटू अल्फा 2, ठीक है। ये तो अरे यहीं से स्टार्ट होगा ना, ये मान के चल रहे हैं, तो ये बनेगा 10⁻⁵ अल्फा 2 प्लस 10⁻⁵ अल्फा 2, ठीक है। ये इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 0.1 भी लेना होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, तो इसके सामने ये वैल्यू तो बहुत छोटी होगी, तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो आपके पास क्या होगा, इसमें 10⁻⁵ को कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस अल्फा 2, तो ये 10⁻⁵ ही आएगा। अल्फा 2 आपको पता ही होता है, इग्नोर कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। इसको करने का तरीका ये है कि देखो H2 माइनस जो है वो ये है, आप इसका यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, और H2 माइनस की वैल्यू भी निकाले थे 10⁻⁻14, ये आप चाहो तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होगा, K2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। देखो H2 माइनस जो होता है, मतलब S2 माइनस जो होता है वो आपके पास था C अल्फा, मतलब वो आपके पास क्या होता है वही, ये जो गिवन है 10⁻⁻5 इंटू अल्फा 2, यही आ रहा है, और ये हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 10⁻⁻14, तो आप देखो उससे भी वही आएगा, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एक डाइप्रोटिक वीक एसिड के सामने अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करते हैं। हम लोग इसमें एक केस और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा अलग सा केस है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, तो इसमें एक हेडिंग लिख लो, लिखो स्पेशल केस ऑफ H2SO4, ठीक है। इसमें नीचे लिखो when H2SO4 releases first H plus ion, it behave like strong acid, but when it releases second H plus ion, it behave like weak acid। तो जब पहला रिलीज करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, जब सेकंड रिलीज करता है तो वीक एसिड के जैसे। तो देखो होता क्या है, H2SO4 जब पहला रिलीज करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का K नहीं दिया रहता है, ध्यान रखना, K नहीं दिया होगा, तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो ये C बनेगा और ये C बनेगा, ठीक है। सेकंड वाले के केस में क्या होगा, ये आपका वीक एसिड के जैसे बिहेव करता है, तो ये आपके पास वीक एसिड के जैसे बिहेव करेगा। तो ये देखो C बन गया, तो इसमें C माइनस C अल्फा लेते हैं, तो ये C अल्फा और ये C अल्फा। H प्लस देखो दोनों जगह से आ रहा है तो प्लस C भी करना होगा, और सेकेंड वाले का आपके पास K गिवन होगा, वो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2SO4। देखो होता क्या है, पहला वाला स्ट्रॉन्ग एसिड चल जाएगा, दूसरा वाला वीक एसिड होता है, उसका K दिया रहता है।
पर इसका के नॉर्मली बहुत हाई होता है, तो ये मतलब अच्छा खासा इग्नोर होता है। इसमें अल्फा की वैल्यू 0.6 0.7 के आसपास नॉर्मली रहती है, तो इसमें कुछ इग्नोर नहीं होगा, पूरा सॉल्व करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के कैसे अप्रोच करेंगे तो देखते हैं। एक हम लोग लिखते हैं इसमें, तो लिखते हैं तो ये क्वेश्चन लेते हैं। देखो 0.1 है, H2SO4 दिया है, पीएच बताना है, अल्फा बताना है, HSO4 माइनस का। ठीक है, ये आपको हम लोगों को सॉल्व करना है। देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। H2SO4 पहले तो पूरा डिसोसिएट करेगा पहला वाला स्टेप में, तो ये 0.1 है तो खत्म हो जाएगा, तो 0.1 0.1, ठीक है, ये होगा। तो H प्लस तो ये तो रहेगा ही रहेगा, अगला वाला रिएक्शन फिर से प्रोसीड करेगा। और ये बात का ध्यान रखना, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा, सिर्फ वन वे है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अब देखो है क्या कि H प्लस यहां से भी आ रहा है, H प्लस यहां से भी आ रहा है, तो H प्लस की टोटल वैल्यू क्या होगी 0.1। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास H प्लस 0.1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा आएगा। नीचे से भी 0.1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस अल्फा आएगा। ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप अल्फा निकाल लो, इसको सॉल्व करके आप अल्फा निकाल लो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, अल्फा निकाल लो। एक बार अगर आप इसको सॉल्व करो, अल्फा निकाल लो। ठीक है, एक बार अल्फा अगर आ गया तो इसको रखोगे तो H प्लस आ जाएगा। वैसे अल्फा में पूछा है क्वाड्रेटिक बनेगा, ध्यान क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व अल्फा निकाल लो और यहाँ रखोगे H प्लस आएगा, उसको सॉल्व करना पीएच आ जाएगा। इसके आगे कैलकुलेशन आप लोग अब खुद से कर लेना। तो हम लोगों का देखो जो भी एसिड और बेस का सारा केस है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। इसमें अल्फा जरूर सॉल्व करके निकाल लेना, आपका आ जाएगा ये। तो हम लोगों का क्या है कि एसिड एंड बेस के जो भी केसेस थे हम लोगों ने सारे कवर कर लिए। अब हम लोग चैप्टर के देखो सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो हम लोग पहले इसमें सॉल्ट के बारे में करेंगे, फिर बाद में एसिड और सॉल्ट को दोनों को एक साथ लेते हैं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो पहली बात तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में होगा क्या, जो एसिड बेस रिएक्शन में होता है उसका उल्टा। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, आप एसिड या बेस को डालते हो सॉल्ट बनता है, यहाँ पे उल्टा। तो इसमें नीचे लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसका रिवर्स होता है। ठीक है, इसमें नीचे लिखो सॉल्ट इज मेड ऑफ कटायन एंड अनायन। ठीक है, सॉल्ट किससे बनता है, कटायन और अनायन से। तो देखो कैसे होता है, पहले इसको समझ लो। जैसे HCl प्लस NaOH, इससे बनेगा NaCl प्लस वाटर। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि समझाने के लिए कटायन और अनायन। तो ये जो कटायन होता है वो बेस से आता है, तो याद रखना कि ये कि कटायन कम्स फ्रॉम बेस। तो कटायन जो होता है वो ध्यान रखना किससे आता है, बेस से। और ये अनायन है, अनायन किससे आता है, एसिड से। तो क्या होता है, अनायन कम्स फ्रॉम एसिड।
तो अनायन ध्यान रखना एसिड से आता है और कटायन बेस से आता है, मतलब कटायन बेस से आता है और अनायन जो होता है अनायन वो एसिड से आता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन होगा HCl प्लस NaOH, तो इससे बनेगा NaCl प्लस वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन होगा। कटायन याद रखना कटायन बेस से आएगा और अनायन जो होगा वो आपका एसिड से आता है। ठीक है, अनायन इसमें एसिड से आता है, ये आपको किसी भी सॉल्ट में ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें नीचे लिखो ओवरऑल चार्ज on salt is always 0. Salt is made of cation and anion. In this cation comes from base and anion comes from acid. ठीक है, ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, पानी में सॉल्ट को डालना है, उसका स्टडी करना है। या इसमें अगर एसिड या बेस गिवन है तो इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कम या ज्यादा, आप बोलोगे सर कुछ कम या ज्यादा हो गया तब उस केस में सॉल्ट भी बनेगा और एसिड और बेस भी बच भी जाएगा। तो वो केस इस चैप्टर का अगला पार्ट है। अभी हम लोगों को सिर्फ सॉल्ट पे फोकस करना है, सॉल्ट के साथ एसिड और बेस को लेने पे क्या होगा वो आगे करेंगे। ठीक है, ये तो ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्ट का मतलब एसिड बेस रिएक्शन का उल्टा करना है। यहाँ पे हम लोग सॉल्ट को पानी में डालेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग करेंगे वही कि वही सॉल्ट को डाला तो क्या होगा आपके पास। तो इसमें वही देखते हैं कि पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस कि क्या क्या होता है इसमें। अगर कटायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो कहलाएगा कटायनिक हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस में क्या करना है इसको समझो। अरे जैसे मान लो सॉल्ट है, आपने पानी में डाला तो सॉल्ट में क्या हो, कटायन और अनायन। तो जैसे सॉल्ट मान लेते हैं एक आपके पास मान लेते हैं अनायन है। अरे एसिड जैसे HA लिखते थे H प्लस एंड A माइनस, जैसे हमने मान लेते हैं कि एक सॉल्ट लिया, मान लेते हैं देखो HA एक एसिड है और BOH एक बेस है, तो इसको मिला के क्या बनता है BA, कटायन और अनायन। ठीक, ये बनता है, तो ये आपका सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट में मैं वही लिख रहा हूं कि कैसे हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो देखो ये अनायन का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या बनेगा HA प्लस OH माइनस। तो यहां पे किसका हाइड्रोलिसिस हुआ, अनायन, तो इसको बोलते दिस इज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो अगर सॉल्ट के अनायन वाले पार्ट का अगर हाइड्रोलिसिस होता है अनायन वाले पार्ट का तो उसको बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और अगर सॉल्ट में अगर कटायन वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो इसको बोलते हैं कटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर सॉल्ट के कटायन वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो कटायनिक हाइड्रोलिसिस, अनायन वाले पार्ट का होगा तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर दोनों हो गए तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, क्या होगा आगे समझेंगे। तो अनायन का इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगा और कटायन के इस तरीके से। देखो हाइड्रोलिसिस करेंगे आगे, हम लोगों को ये सब करना है, पर पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कितने तरीके के सॉल्ट होते हैं और हम लोगों को उन सॉल्ट को कैसे आगे डील करना है। तो देखो हम लोगों को इस सेक्शन में वही करना है, सॉल्ट को पानी में डालेंगे और देखेंगे कितने तरीके का आपका हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो उसको करने के पहले इसमें देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के। तो नीचे लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो पहला होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब हम लोग एक एक करके सारे केसेस करेंगे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड हम लोग करेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और फोर्थ क्या करेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके पहले एक बार मैं आपको बोलूंगा, मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर बनाया हुआ था, वहां पे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को पहचानने का तरीका कुछ बता रखा था। मैंने कहा था कि 7 स्ट्रॉन्ग एसिड उनको याद कर लो, बाकी सब वीक एसिड होते हैं। बस कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ 7 बोले थे, 7 याद कर लेना, बाकी सब वीक एसिड।
और स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने कहा था एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को याद कर लो, बाकी सब वीक बेस। तो इनके एग्जांपल हम लोग आगे करेंगे, पहले एक बार आप लोग देख लेना इनका। देखो मैं पीएच का आइडिया दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कोई पीछे नहीं हटने वाला, तो ऐसे सॉल्ट को नॉर्मली पीएच 7 होगा। इस चीज को मैं आगे प्रूव भी करूंगा, अगले लेक्चर में इसको प्रूव भी करूंगा, पर अभी थोड़ा सा हिंट के फॉर्म में समझ लो। देखो एसिड बेचारा कमजोर है, मतलब एसिड बेचारा वीक पड़ गया, बेस जबरदस्त स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे सॉल्ट का पीएच 7 से ज्यादा आएगा। अरे बेस स्ट्रॉन्ग है ना, कौन भारी पड़ेगा? बेस स्ट्रॉन्ग, बेस भारी पड़ेगा, तो बेस का मतलब पीएच 7 से ज्यादा। एसिड स्ट्रॉन्ग, भाई यहाँ बेस बेचारा कमजोर, तो कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड, तो इसका पीएच 7 से कम आएगा। तो अब ये समझ रहे हो कि बेस मतलब सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता पीएच हमेशा 7 होगा। सॉल्ट के केस में पीएच 7 भी होता है, ऐसे सॉल्ट में पीएच 7 से ज़्यादा भी होगा, ऐसे सॉल्ट में पीएच 7 से कम भी होगा। और अगर दोनों वीक हो गए तो इसमें कंपेयर करना पड़ेगा कौन कितना कमजोर है। अरे इसमें कोई, अब देखो वीक एसिड या वीक बेस का मतलब जिसका अल्फा पॉइंट, मतलब जिसका अल्फा 1 से छोटा होता है। अब कौन कितना छोटा है होता है ये तो हमको अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो इसका पीएच का क्या हो सकता है? एनी वैल्यू। तो इसमें अगर दोनों सेम हुए तो 7 भी आ सकता है, अगर ये भारी पड़ गया तो 7 से कम भी आ सकता है, ये भारी पड़ गया तो 7 ज्यादा। मैं चलो एक एग्जांपल लिख देता हूं, बाकी एग्जांपल हम लोग जब इनको अगले लेक्चर में एक एक करके सब कुछ डिटेल में करेंगे तब एग्जांपल करेंगे इसका एग्जांपल लाइक NaCl, इसका एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस बोला है तो NaOH का, और वीक एसिड मान लो आपका एसिटिक एसिड तो CH3COONA। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बोला है, तो वीक बेस हम लोग ले लेते हैं अमोनिया, तो इसका एग्जांपल NH4Cl, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसका वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो कि इनका कैसे पीएच निकलेगा, इनके क्या क्या एग्जांपल होगा, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं।